सो वेलकम टू द चैनल मैथ्स मास्टर इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th का रैपिड रिवीजन। जी हाँ, चैप्टर 1, 2 और 3 के उन टॉपिक्स को देखेंगे, उन टॉपिक्स का रैपिड रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्री बोर्ड या फिर यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट देखते हैं। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डायमेंशन, क्योंकि इसमें में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन उठ के आएंगे आपके यूनिट टेस्ट में। तो इसमें यूज ऑफ डायमेंशन से ही हमारे पास क्वेश्चन आता है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को इक्वलिटी के साइन के बीच रख देते हैं और उनकी डायमेंशनली करेक्टनेस देखते हैं, जो कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये अभी हम करेंगे। फिर टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग फिजिकल फिनोमेना। दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन निकालते हैं, हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। और तीसरा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अच्छा, यहाँ पर एक कन्वर्जन में एक हमारे पास टॉपिक आता है n1u1 इक्वल्स टू n2u2 होता है। कैसे? मैंने लिखा 5 मीटर, ये 5 मीटर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर हो सकता है, हो सकता है। पर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 5 इज स्मॉलर देन 500 बट मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यही रहता है हमारे पास कि n1 अगर छोटा है तो n2 बड़ा होगा, u1 अगर बड़ा है तो u2 छोटा होगा। और इसका अगर कन्वर्जन करना है तो इसका एक हमारे पास फॉर्मूला रहता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख लीजिए। n1 इज इक्वल्स टू n2 m1 अपॉन m2 अपॉन m1 then L2 upon L1 then T2 upon T1। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इस पे अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल यहाँ पर हो रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन torque is equals to moment of inertia into angular acceleration where torque it stand to torque it is moment of ये है। तो हमें सीधे निकालना है कि इस रिलेशन को करेक्टनेस बतानी है कि करेक्ट है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो मुझे टॉर्क दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये टॉर्क है। तो मेरे पास टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्मूले से डराइव कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं डायमेंशन वाली, जहां पर मैंने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि टॉर्क का हमारे पास अगर डायमेंशनल फॉर्मूला है तो ये हमारा होता है ml² t⁻²। ये हमारे पास टॉर्क का होता है। ऐसे ही अगर हम देखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो सबसे पहले अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो ये हमारे पास होता है मास इनटू l², और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास होता है time⁻²। ये होता है। अब हम इसकी करेक्टनेस कैसे बताएं? अगर मेरे पास टॉर्क ये आ रहा है तो फिर इन दोनों को इनटू करके भी मेरे पास यही आना चाहिए, तो मेरी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, टॉर्क इज इक्वल्स टू IA। यहाँ पर टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला रख देंगे ml² t⁻²। इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, टॉर्क का डायमेंशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का। ये मैंने दोनों फॉर्मूलेज रख दिए। अब यहाँ से मुझे ये मिल रहा है ml² t⁻² इज इक्वल्स टू ml² t⁻²। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। ये मेरे पास प्रूफ होगी, ये मेरी करेक्टनेस
चेक होगी। आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो डेराइव भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे डेराइव द रिलेशन वाले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ द डेंसिटी फॉर ये डायमेंशन डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो ये सेकंड वाली जो हमारे पास यूज ऑफ डायमेंशन है उसकी हेल्प से करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे होगा कि देखो v जो है v ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीजों से हो रही है। किससे? दो चीजों से, एक तो डेंसिटी से और एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। ठीक है, तो डेंसिटी के पावर a रख देंगे और इलास्टिसिटी की पावर b रख देंगे। अब यहाँ से मैं v इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा। अब ये मेरे पास डेंसिटी है, डेंसिटी का हमारे पास सबसे पहले ऐसे ही लिख देंगे हम a और e की पावर b और इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। उसके बाद फिर से लिखेंगे v इज इक्वल्स टू k। डायमेंशन का मेरे पास डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास रहता है m l रेज़ टू द पावर -3 और यहाँ पर मेरे पास a है तो a होल ब्रैकेट इनटू यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है m l रेज़ टू द पावर -1 t रेज़ टू द पावर -2 और होल ब्रैकेट में b। अब मेरे पास चाहे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, हमने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था एल टी रेज़ टू द पावर -1, तो वही साउंड का भी होगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग वैसे ही यहाँ पर लिखना चाहिए था पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज, यहाँ वेलोसिटी का भी लिख देते हैं एल टी रेज़ टू द पावर -1। तो अब फिर से हम ऐसे एल टी रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू के, अब इनटू कर देंगे m रेज़ टू द पावर a l रेज़ टू द पावर -3a इनटू यहाँ पर m रेज़ टू द पावर b l रेज़ टू द पावर -b t रेज़ टू द पावर -2b। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो जो चीज कॉमन मिल रही है वो देख लो। ऑन कंपेयरिंग पे क्या मिल रहा है? सबसे पहले हम कंपेयर भी करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे एल टी रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू के। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा m की पावर a प्लस b, इन दोनों को ब्रैकेट खोल के, फिर यहाँ पर l रेज़ टू पावर -3a -b और t की पावर मेरे पास -2b ही रहेगी। अब यहाँ पर ऑन कंपेयर करने पे मुझे मिल रहा है कि देखो यहाँ मास तो मेरे पास है ही नहीं, मास इधर नहीं है, मतलब यहाँ मास की वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मास की वैल्यू 0 रही होगी, तो यहाँ a प्लस बी 0 हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ पर लेंथ की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है तो -3a b इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर टाइम की पावर -1 है यानी कि -1 इज इक्वल्स टू यहाँ कितनी है -2b, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 1/2। b की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब जब b की वैल्यू आ गई तो a की भी आ जाएगी, यहाँ पुट कर दूंगा a की, तो a की वैल्यू मेरे पास -1/2 आ जाएगी। a की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, b की वैल्यू भी आ गई और मुझको a और b की वैल्यूज ही चाहिए थी और जो कि मुझको मिल गई है। अब यहाँ से मैं पुटिंग इन 1 कर दूंगा, पुटिंग इन 1 सीधा b इज इक्वल्स टू के p, डेंसिटी की पावर क्या हो जाएगी -1/2 और मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर हो जाएगी 1/2। v इज इक्वल्स टू के रूट ओवर ऑफ मॉड्यूलस बाय p।
p नीचे क्यों गया, क्योंकि इसकी पावर माइनस में थी, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब चलते हैं थर्ड वाले की ओर। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आएगा ही आएगा हमारे यूनिट टेस्ट में। तो देखते हैं, इसमें हमें जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाला है। जूल हमारे पास एमकेएस सिस्टम में होता है यानी एसआई में, और ये सीजीएस सिस्टम में। तो देखिए फॉर्मूला यही लगेगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर N1 U1 गिवन है, N2 निकालना है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास N2 इज इक्वल्स टू, ये सब उधर चले जाएंगे, यहाँ डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में। तो N1 और फिर यहाँ पर M1 अपॉन M2 की पावर A, फिर यहाँ पर L1 अपॉन L2 की पावर B, और यहाँ पर T1 अपॉन T2 की पावर C। अब यहाँ पर मुझको जूल को कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास जूल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, जूल किसकी ऐसा यूनिट है, वर्क की, और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास होता है ml² T⁻⁻²। यानी कि यहाँ से मुझको ये बात पता चली, इससे मुझे ये बात पता चली फ्रॉम दिस, ये मुझको पता चली बात कि a इक्वल्स टू 1, यहाँ पर a जो होगा 1 होगा, b इज इक्वल्स टू 2 होगा, और मेरे पास c इज इक्वल्स टू -2 होगा। ये बात मुझे पता चल गई, ठीक है। अब फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे, n2 इज इक्वल्स टू n1। अब यहाँ m1 में वो रखते हैं जो वैल्यू हमें पहले दी हो, पहले मुझे जूल दिया है, तो जूल की वैल्यू में क्या रहता है डायमेंशन, एसआई में रहती है, तो kg किलोग्राम में मेरे पास मास रहेगा, लेंथ रहेगी मीटर में, और टाइम रहेगा सेकंड्स में। तो मेरे पास kg अपॉन m2 मेरे पास अर्ग है, सीजीएस सिस्टम है, तो मुझको मास यहाँ पर ग्राम में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर पावर 1 है। फिर सेकंड लेंथ मेरे पास इसमें मीटर में रहती है, और सीजीएस वाले सिस्टम में सेंटीमीटर में। यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पर टाइम मेरे पास सेकंड रहता है, यहाँ भी सेकंड रहता है, पावर -2। तो ये सेकंड से सेकंड तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास n1 मुझे 1 गिवन है, 1 पुट करूंगा, kg को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो 100,000 ग्राम बाय ग्राम, और इनटू मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, इसकी पावर 2 है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो मेरे पास n2 क्या आ जाएगा 1000 इनटू, यहाँ 100 की पावर 2 है, तो मेरे पास यहाँ 10,000 आ जाएगा, तो सीधा सीधा n2 मेरे पास 10⁻⁷ आ जाएगा, 7 अर्ग, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास n2, यानी कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल। अगर आपसे अर्ग से जूल में कन्वर्ट करने के लिए तो भी सेम मेथड रहेगा, उसमें फिर ऊपर मेरे पास यहाँ पर सीजीएस सिस्टम रखूंगा और नीचे एमकेएस, ठीक है। यही बात आप याद रखना, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। जूल से अर्ग में भी पूछा जा सकता है, और अर्ग से जूल में भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर, द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन, एंड मतलब जो ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पर्टिकुलरली नोन रहती है, एक्यूरेटली हमें पता रहती है किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। अब हमें मेन जो है हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही हमसे पूछे जाएंगे, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में निकालना होगा। मैंने इसमें आपको रूल्स नहीं बताया है, न्यूमेरिकल की हेल्प से ही हम रूल को समझ लेंगे। तो हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बताने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे 1 2 3 4। ऐसा क्यों, इसमें मैंने कहा 4 सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये 2 0 क्यों नहीं है सिग्निफिकेंट। ये एक रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, बट अगर उनके पीछे पॉइंट के बाद उनके पीछे कोई भी ऐसी डिजिट हो, जीरो हो कोई भी, तो वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होता है।
पर उनके पहले अगर 0 हो तो वो काउंट नहीं होता। और यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, आप कहेंगे कि यहाँ 4 है, पर मैं कह रहा हूँ यहाँ 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं लगा, अगर यहाँ पॉइंट लग जाता तो अब ये होते 4, पर अभी ये कितने 2 सिग्निफिकेंट है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर कितने 4 सिग्निफिकेंट्स। यहाँ पर देखो फिर से इसी के जैसा आगे, यहाँ पर कितने 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के आगे है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीरोस हैं वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। अब यहाँ पर कितने 1 2 3 4, यहाँ 4 है। क्यों? यहाँ तो हमें 10⁻⁷ भी मिल रही है, पर जो भी कोई चीज अगर साइंटिफिक नोटेशन में हो और वहाँ 10 की पावर कुछ भी हो, हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी वही सेम है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है। क्यों? इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के पास 0 लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसकी कोई ना कोई एक्यूरेसी होगी। अब ये जो हमारे पास मेन चीज है, ये तो हमारे पास बेसिक्स पे समझने के लिए मेन क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। तो इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी सिग्निफिकेंटली अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 1, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मुझे अपना आंसर चाहिए। ठीक है, पर एक चीज और, इसको डिवाइड करना है तो पहले इसके साइंटिफिक नोटेशन को सेम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसकी पावर को घटा देते हैं, इसकी पावर को 4 कर देते हैं। अगर इसकी पावर 4 करनी है तो डिवाइड बाय 10 इंटू 10 कर दिया तो 39 आ गया, और डिवाइड बाय 10 करा तो पावर ऊपर गई, माइनस हुई तो 10 की पावर 4 आ गई, माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 में कॉमन ले सकता हूँ और 39 माइनस 2.5 कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर 9 में से 10 में से 5 जाएंगे 5, और 8 में से 2 जाएंगे 7, और यहाँ पर मेरे पास 3 और इंटू 10⁻⁴। पर मुझे चाहिए किसमें, सिग्निफिकेंट में। कितने सिग्निफिकेंट थे, 2 सिग्निफिकेंट थे। सबसे छोटा सिग्निफिकेंट देखा जाता है, यहाँ सबसे छोटा 2 ही सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट में चाहिए, और पॉइंट के बाद एक 0 था मेरे पास, पॉइंट के बाद एक 0 था, तो 37 आएगा। बट इसके बाद पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास 10 की पावर 5 हो जाएगी। ये आ गया मेरा इसका आंसर। अब मुझको इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट में ही सॉल्व करना है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिग्निफिकेंट में सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम कॉमन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आपका 2.00147 आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले से ही कर दिया था ताकि टाइम अभी वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद मुझे सिग्निफिकेंट में निकालना है, तो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट कितना है, ये दिख रहा है 1 2 3, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 2.00, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये प्रिंसिपल भी हमारा जो फर्स्ट हमारा डायमेंशन का यूज था टू चेक द करेक्टनेस, तो उसी से रिलेटेड है ये प्रिंसिपल। वो जो हमें यूज मिला वो इसी प्रिंसिपल से मिला। तो इसमें क्या रहता है कि प्लस माइनस में मेरे पास ये जो मेरा ये टर्म है और ये टर्म, ये दोनों इक्वल रहेंगी, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों इक्वल रहेंगी, और ये दोनों इसके इक्वल रहेंगी। तो ये रहता है, तो इसकी हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ। जैसे ये प्रेशर है, मुझको ये कांस्टेंट है ए मेरे पास कोई भी डायमेंशन है, ये निकालना है, तो क्या करूंगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू ए बाय वी कर दूंगा। ये किसकी वजह से है, यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू, मेरे पास प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है वो रहता है ml रेज़ टू द पावर -1 t रेज़ टू द पावर -2, और वॉल्यूम का रहता है L क्यूब का स्क्वायर कर दूंगा तो लेंथ की पावर 6,
तो a इज इक्वल्स टू m l रेज टू द पावर 5 और t की पावर -2। तो a तो मेरे पास ऐसे आ गया। अब b जब इसके इक्वल हो जाएगा तो b इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या रहता है l क्यूब, तो b भी मेरे पास आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर सेकंड की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हम सभी को ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में तो पता ही है, पर एक और इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें nth टाइम निकालते हैं कि कितने इतना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट में कितने सेकंड में कवर किया। इसका फॉर्मूला होता है एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। ठीक है, पर अब इस चैप्टर के कुछ मेन ग्राफ्स की ओर चलते हैं। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझको क्या देता है, वेलोसिटी, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझको डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है। अगर ग्राफ का स्लोप सीधा है यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, और पैराबोला है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ग्राफ वेलोसिटी मेरे पास फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास ऐसा है यूनिफॉर्म है यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर पैराबोला है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अब चलते हैं यहाँ पर। अगर मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन दिख रही है v इज इक्वल्स टू -9.8t, ये फ्री फॉल के लिए है, फ्री फॉल वाली इक्वेशन है। फ्री फॉल करते हैं तो u मेरे पास 0 हो जाता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 हो जाती है। ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं ग्राफ से फेंक रहा हूँ, और t मेरे पास t रहता है। तो इस इक्वेशन के लिए मेरे पास ग्राफ ऐसा बनता है। फिर उसके बाद मेरी थर्ड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनेगा ऐसा पैराबोला, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखाना हो तो मेरे पास ग्राफ ऐसे बनता है वीटी ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन माइनस में हो ड्यू टू ग्रेविटी में तो ऐसा बनेगा, और पॉजिटिव हो तो मेरे पास सीधा बनता है। अच्छा, इसमें एक मेन चीज देखते हैं। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस आते हैं, फ्री फॉल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें ये कंफ्यूजन रहता है कहाँ जी को पॉजिटिव लेना है और कहाँ नेगेटिव। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री फॉल होके नीचे आ रहा है, ये मैंने ऊपर से नीचे फेंका, फ्री फॉल होके आया, तो इस केस में मेरे पास ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में 9.8 मीटर पर सेकंड रहेगा। पर अगर मैंने इसको ऊपर फेंका, ठीक है, ये ऊपर फेंका, तो यहाँ पर -9.8 मीटर पर सेकंड आएगा। अब आता है हमारा ग्राफिकल मेथड। मान लो ये मेरे पास एक ग्राफ है। अब इससे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकूंगा तो वो तो माइनस का आना ही है, बट अगर इससे कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करके नीचे लाऊंगा ना, तो भी उसमें मैं माइनस का लूंगा। क्यों? मान लो अगर मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ तो ये ग्राफ के नीचे कैसे जाएगा, नहीं जा सकता ना। और ग्राफ के नीचे अगर मैं यहाँ से भी लूँ, ग्राफ के अगर मैं नीचे से लेता हूँ तो वो मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज ही आती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ मुझको डिस्टेंस डिस्टेंस देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, अब चलते हैं गैलीलियो लॉ के बारे में कि उन्होंने क्या बताया था। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। और कैसे इंक्रीज होती है, किस रेशियो में इंक्रीज होती है? सिंपल ऑड नंबर के रेशियो में, 1:3:5:7 ऐसे। जैसे ये बॉल मैंने फ्री फॉल कराई, पहले इसकी स्पीड 1 थी, फिर जैसे जैसे फ्री फॉल होती रही इसकी स्पीड 3 होगी, फिर फ्री फॉल होती रही 5 होगी, फिर फ्री फॉल होगी 7 हो जाएगी, फिर 9 होती रहेगी, जब तक इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी सिंपल ऑड नंबर रेशियो में। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया तो उसकी स्पीड किस रेशियो में बढ़ रही होगी, या फिर आपको दे देंगे कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्री फॉल हो रहा है, ये मार्कर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्री फॉल हो रहा है,
तो इसका सिंपल रेशियो निकालो 4 तक। तो कैसे निकालूंगा, पहला तो मेरे पास 5 हो जाएगा, फिर दूसरे बारे में कितना हो जाता है, वो ट्रिपल हो जाता है, यानी 5 3 15, 5 रेशियो 15 रेशियो, फिर 25 रेशियो 35। इसका सिंपल होल नंबर रेशियो देखेंगे 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, और ये आगे तक चलता रहता है जब तक हमसे पूछते रहते हैं। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करना है कैलकुलस मेथड से। तो मुझको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, ठीक है। तो इसको वहां भेज दूंगा, a dt इज इक्वल्स टू dv, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा, a को बाहर निकाल दूंगा, dt इज इक्वल्स टू यहाँ पर dv। अच्छा, इसकी लिमिट होती है टाइम 0 से t तक रह सकता है, और मेरे पास वेलोसिटी u से v तक रह सकती है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास at आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो सबसे पहले v आ जाएगा और प्लस u आ जाएगा, ठीक है, या फिर मेरे पास v आ जाएगा और माइनस u आएगा, इंटीग्रेशन है माइनस हो जाएगा, और इसको वहां भेज दूंगा तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो ये जो मेरी इक्वेशन थी ये ऐसे थी। तो अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से करना है सॉल्व, तो v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से dt को उधर भेज दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से dx इज इक्वल्स टू v dt, ये बन जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूंगा तो dx इज इक्वल्स टू v की जगह मैं u प्लस एटी लिख सकता हूँ, q प्लस एटी, और dt का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर लिमिट 0 से x तक रहेगी, यहाँ पर 0 से t तक रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन होगा तो x टू 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, कैसे, u dt 0 से टाइम तक प्लस a dt dt 0 से t तक। तो यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन होगा तो x माइनस 0 हो जाएगा, कैसे, ये आपको अभी रैपिड रिवीजन है तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए, x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से u को मैं बाहर निकालूंगा, फिर यहाँ इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि u एक कांस्टेंट है इस जगह पर, t प्लस यहाँ से a को बाहर निकाल दूंगा, यहाँ a को बाहर निकाला dt इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, टी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा u इंटू टी की पावर टी टू 0 प्लस a इंटू टी की पावर 2/2 से t से 0 तक, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मेरी कंप्लीट होगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a की इक्वल में रख दूंगा dv अपॉन dt, यही होता है मेरे पास, ठीक है। बट यहाँ पर अब क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा dx अपॉन dx से, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, इससे इससे काटूंगा तो सेम यही बन जाएगा। तो यहाँ से थोड़े और चेंजेस कर दूंगा, क्या करूंगा, dv अपॉन dx कर दूंगा इंटू dx अपॉन dt को इधर ले आऊंगा dt। तो ये मेरे पास बनेगा a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx डॉट v। तो इसको वहां ले जाके इंटू कर दूंगा, तो मेरे पास इंटीग्रेशन कर देता हूँ डायरेक्टली, a dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv dv, ठीक है। तो इसकी लिमिट मेरी रहेगी 0 टू x, ठीक है, और इसकी लिमिट रहेगी u टू v, ये रहेगी। तो a को बाहर ले लूंगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, a को बाहर लेके x 0 टू x तक इज इक्वल्स टू, यहाँ पर में v स्क्वायर हो जाएगा, v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर u, यहाँ पर v और v स्क्वायर हो गया। तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, ये इंटीग्रेट हो जाएगा।
तो यहाँ से मेरे पास ax इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ऐसे मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। तो क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड टू अ वेलोसिटी ऑफ ए। तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है एक बार में, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखना है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड टू अ वेलोसिटी है। तो क्या करो, जो जो हमें गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन हमें कार रेस्ट से शुरू हो रही है, यानी यहाँ पर u 0 होगा। वेलोसिटी मुझे 8 मीटर पर सेकंड मिल रखी है और टाइम कितना है 10 सेकंड। मुझे एक्सेलरेशन पता नहीं है, ठीक है। इट देन रन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब इससे मुझे ये पता चल रहा है कार 3 स्लॉट्स में चली है। पहले स्लॉट में एक लाइन बना लो, ठीक है, ये पहले स्लॉट में उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, लास्ट स्लॉट में वो 64 मीटर में रुकी है, 64 मीटर में। तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई। और क्या कहा है, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार इज 584 मीटर। मतलब मेरी टोटल डिस्टेंस क्या है 584 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इधर की सारी वैल्यूज मुझे गिवन है और यहाँ का मुझे कुछ नहीं पता। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, क्या क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टोटल टाइम। तो एक्सेलरेशन तो आराम से निकल जाएगा, कैसे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे। v की वैल्यू पुट कर देंगे 8, u 0 है, a ये है, a इंटू टी 10, तो एक्सेलरेशन तो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया मेरा, ठीक है। अब मुझको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल जाए तो भी पता चल जाएगा। पहले पर यहाँ की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कैसे, एक्सेलरेशन भी पता चल गया तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, या फिर सेकेंड नहीं लगाते, थर्ड लगाते हैं, क्योंकि थर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v मेरे पास 8 है, माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन मेरे पास 0.8 है, 8/10 लिख लेते हैं इंटू s, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 10, तो यहाँ 64/8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू s आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो डिस्टेंस मेरी 40 मीटर आ गई। ये मेरे पास S1 है, S1 मेरे पास क्या गई 40 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 584, तो ये आ जाएगी कैसे, S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 584 मीटर। ये S3 है, ये S1 है, यहाँ से यहाँ तक S2 है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 104 प्लस S3 इज इक्वल्स टू 584। तो S3 इज इक्वल्स टू 584 में से इतना माइनस हो जाएगा, कितना बनेगा, 4 में से 4 गए 0, 8 और यहाँ 480 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या आ गई 480 मीटर। मतलब मेरे पास T1 है, T1 है, T2 नहीं पता, T2 कैसे पता चल जाएगा, फिर क्या कहा, इट देन रन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से यहाँ तक चली उसी से यहाँ से यहाँ तक चली, पर यहाँ पर ये जो v है वो v ही रहेगा। तो मुझको क्या है फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, ये पता है सबको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या दे रखी है 8 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 480 और टाइम ये t2 है मेरे पास यहाँ का, t1 मेरे पास यहाँ 10 है, t2 पता नहीं है, तो t2 इज इक्वल्स टू 480/8, 8 1 जा 1 तो t2 मेरे पास क्या आ गया 60 सेकेंड, यहाँ पर 60 सेकेंड आ गया, टाइम सेकेंड भी निकल गया। अब रिटार्डेशन बतानी है, तो देखो जब रिटार्डेशन होती है तो मेरे पास
फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी रहती है। तो कार यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, तो यहाँ पर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड और फाइनल हो जाएगी 0। अब यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम भी नहीं पता, डिस्टेंस पता है, तो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो v स्क्वायर 0 माइनस u 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 64, ठीक है। तो माइनस 64 बाय 64 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ए, तो मेरे पास माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू ए। तो रिटार्डेशन क्या आ गई माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन भी आ गई। अब मेरे पास यहाँ का टाइम भी आ जाएगा, कैसे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो v मेरे पास 0 है, u मेरे पास क्या है 8 है, a मेरे पास 0.5 ना लेके माइनस 0.5 ना लेके माइनस 1/2 ले लेता हूँ और t, तो 8 को वहां भेजूंगा -8, अब 2 यहाँ इंटू और अपॉन -1 इज इक्वल्स टू t। आपको समझ आया, मैंने 8 को यहाँ माइनस में भेजा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में बच गए, फिर वहाँ मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, t3 मेरे पास आ गया 16 सेकेंड। तो अब t1 ये मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ गई, रिटार्डेशन भी आ गई, टोटल टाइम कैसे आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 60 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 70 और 86 सेकेंड। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट इन, ये कैलकुलेट करना है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, बाकी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि टाइम की वैल्यू इस चीज में पुट करके और कह देंगे वेलोसिटी आ गई, पर ये गलत है। ये जो हमें x गिवन है ना, गिवन x इज इक्वल्स टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। मुझको टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, कैसे निकाल, टाइम नहीं, मुझको वेलोसिटी चाहिए। तो v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt होता है, ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो v इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d इंटू, यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा 18t प्लस 5t स्क्वायर अपॉन dt एज इट इज। तो v मेरे पास आ जाएगा, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी पावर 1 है, इसको आगे भेज दूंगा 1 इंटू 18 और इसमें से एक माइनस कर दूंगा पावर, तो ये 0 पे आने 1, यानी कि इसका कुछ नहीं रह जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 10 और यहाँ से 1 माइनस, तो t, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट क्या पूछा, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट में डाल दूंगा v इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10 और t की जगह डाल दूंगा 2 सेकेंड, तो मेरे पास आ जाएगा 18 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 38 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास v आ गया। अब सेकंड पार्ट में मुझको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इसमें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड निकालूंगा, फिर डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड। तो पहले डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये गिवन था ना डिस्प्लेसमेंट 18t प्लस 5t स्क्वायर, यानी कि 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू
2 का स्क्वायर डायरेक्टली 4, तो 18 टू ज़ा 36 प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 56 मीटर। जब 2 सेकेंड पे 52 मीटर और 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे क्या आएगा मेरे पास, यही x इज इक्वल्स टू 18t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 18 में 36, 18 3 is 54 प्लस 9 5 is 45 इज इक्वल्स टू 99 मीटर। ये आ गया। तो नेट वो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9 में से 6/3 और 9 में से 5/4 और ये 3 में से 2/1, तो एवरेज वेलोसिटी 43 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना था, इतनी सी जगह में निकाल देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ठीक है, मतलब मुझे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी यहाँ आ गई थी, अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो d 18 प्लस 10t अपॉन dt ये लिख दिया। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 18 के साथ कोई भी वो नहीं है मेरे पास वेरिएबल, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 तो यहाँ 0 प्लस 1 से इंटू भी 10 से तो 10 ही रहेगा और -1 तो यहाँ 0 हो जाएगी पावर, जो कि 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहेंगे, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये मेरे पास स्लोप कैसा बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम वेक्टर देखेंगे और वेक्टर में भी केवल 2 डेरिवेशंस देखेंगे और उन 2 डेरिवेशंस के अंदर ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए चलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो लॉ है ये स्टेट करती है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके 2 वेक्टर हैं, मान लो इसको P और ये मेरे पास वेक्टर Q है, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, अगर ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें वर्डिंग में करके इसको प्रूव करना होता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये है, अगर मुझको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला रहता है, r इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और अगर मुझको इन दोनों के बीच का थीटा यानी कि थीटा एंगल निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला रहता है tan बीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास p sin थीटा, नहीं मेरे पास sin थीटा इधर रहता है और cos थीटा इधर रहता है। sin थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर, cos थीटा हॉरिजॉन्टल, तो q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा मेरे पास ये रहता है। उसके बाद अगर मुझको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन करना है तो इसमें भी सेम ही रहता है ट्रायंगल लॉ की जैसे, बट इसमें एक चीज हो जाती है, क्या हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और उसमें वेक्टर्स 2 अपोजिट एडजेसेंट साइड से मिलते हैं हमें वेक्टर ऐसे। इसमें भी ये वेक्टर को अगर मैं इस डायरेक्शन में ले आऊं तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट भी मुझे अगर ये P हुआ ये Q हुआ वेक्टर Q, तो मुझको इसका रिजल्टेंट भी मिलेगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ठीक है, अब अगर मुझको इसका भी मैग्नीट्यूड बताने रिजल्टेंट का, वो भी इस फॉर्मूले से मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, और tan बीटा का भी ये सेम फॉर्मूला रहेगा मेरे पास। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वेक्टर्स आगे टॉपिक है वेक्टर्स, उसका टॉपिक है। अगर मेरे पास वेक्टर a क्रॉस b पूछा जाए तो वो मुझे डिटर्मिनेंट वाले
फॉर्म से निकालते हैं। जैसे कि अगर मुझे वेक्टर ए दे रखा होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी दे रखा होगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये मैंने एज्यूम कर लिए। तो मेरे से अगर पूछा जाएगा ए क्रॉस बी से वेक्टर कौन सा बनेगा, एक वेक्टर बनेगा, उसको लिखो, उसके कंपोनेंट्स को उसके वेक्टर के साथ लिखो। तो कैसे, ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट कर दूंगा आई कैप, जे कैप और के कैप लिख के। सबसे पहले ए के सारे कंपोनेंट्स लिख दूंगा 1, 2 और 3, फिर बी के 1, -2 और फिर 4। अब क्या करूंगा ना, पहले आई कैप लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, आई कैप लिखने के बाद ये पूरी लाइन छोड़ दूंगा, ये आई के सारे कंपोनेंट्स छोड़ दूंगा, 2 × 4 कर जे, फिर पहले कंपोनेंट्स के इसके साथ इंटू 2 × 4 8, फिर ये ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा, 3 2 6, पर माइनस का 2 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस जे कैप लगाऊंगा, जे के सारी लाइन छोड़ दूंगा और ये छोड़ दूंगा, 4 × 1 करूंगा 4, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -3, प्लस के कैप लगाऊंगा, के की पूरी लाइन छोड़ दूंगा और ये पूरा छोड़ दूंगा, 1 × -2 और 2 × 1 नीचे से ऊपर जा रहे तो -2। तो ऐसे मेरे पास इनके बीच का जो वेक्टर आ गया वो आ गया मेरे पास 14 आई कैप माइनस जे कैप और फिर -4 के कैप। ये क्या कहते हैं, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं प्लस माइनस प्लस। ये थी आज की हमारी रैपिड रिवीजन। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इन्हीं क्वेश्चंस की जो मैंने इस पूरी वीडियो में सॉल्व कराया प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।